बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। होप यू आर डूइंग वेल। लीगल सर्विसेज चैनल पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आज का हमारा टॉपिक रिलेटेड टू द इंग्लिश फॉर लीगल स्टडीज़ से है। और आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, लीगल कॉन्सेप्ट्स जो थे हमने कंप्लीट कर लिए थे और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैगजीम्स ऑफ इक्विटी। इक्विटी के मैगजीम्स हम स्टार्ट करने वाले हैं। अब मैगजीम्स ऑफ इक्विटी को समझने के लिए सबसे पहले जो चीज़ें हमें समझनी पड़ेगी वो दो हैं। एक ट्रस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है और उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ द इक्विटी कोड्स। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि इंट्रोडक्शन टू द ट्रस्ट, कि ट्रस्ट होता क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है। जब तक हम ट्रस्ट को नहीं समझेंगे, जब तक हम ट्रस्ट के कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ेंगे तब तक हम मैगजीम्स ऑफ इक्विटी को नहीं समझ सकेंगे, क्योंकि मैगजीम्स ऑफ इक्विटी जो हैं वो आई ही ट्रस्ट के कॉन्सेप्ट्स हैं। ट्रस्ट के लिए जो एग्जांपल दिया जाता है ट्रस्ट के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, ट्रस्ट की वैसे तो हम सिंपल इंग्लिश की उर्दू में अगर मीनिंग करें तो भरोसा हो जाता है, पर लॉ में इसका जो कॉन्सेप्ट है वो ये है। फॉर एग्जांपल, एक आर्म्ड फोर्सेस का बंदा है और उसकी फैमिली है, एक बीवी है और दो बच्चे हैं जो कि बिलो 18 ईयर्स हैं। तो वो क्या करता है, जंग पर जाता है किसी इमरजेंसी में, और उसके पास प्रॉपर्टी होती है और उसके बच्चों की इतनी उम्र नहीं होती कि वो अपने बच्चों को वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करे, क्योंकि ये यकीन नहीं होता कि वो जंग पर जा रहा है, आइदर वो वापस लौटेगा या नहीं लौटेगा। ये एक होता है जब भी कोई फौजी जंग पर जाता है तो उसको भरोसा नहीं होता आइदर वो वापस आएगा या नहीं आएगा। वो ये करता है कि जो अपनी प्रॉपर्टी है जिससे वो अर्निंग करता है अदर देन द सैलरी, वो अपने भाई को ट्रांसफ़र करता है इस मकसद के लिए कि वो उसका भाई उस प्रॉपर्टी से कमाकर उसके बीवी और बच्चों को देगा। अब वो प्रॉपर्टी अपने भाई के नाम पर कर जाता है, उस भाई के नाम पर कर जाता है और वो जंग पर चला जाता है। जैसे ही 5-10 साल बाद वो आर्म फोर्सेस का बंदा वापस आता है तो उसका भाई उस प्रॉपर्टी को बेच चुका होता है, क्योंकि उसको कोई बिजनेस में लॉस हो चुका होता है, पर्सनल लॉस होता है, या कोई उसने ऐसा कोई काम किया होता है तो उसको पैसों की ज़रूरत पड़ती है। तो वो जो प्रॉपर्टी है अपने भाई की बेच देता है और अपने नुकसान को पूरा कर देता है। जब वो फौजी वापस आता है अपने भाई को कहता है कि मैंने जो प्रॉपर्टी आपको दी थी अपने बच्चों और बीवी के फलाह बहबूद में इस्तेमाल करने के लिए, वो कहाँ है, तब वो जवाब देता है कि वो प्रॉपर्टी तो मेरी थी क्योंकि वो मेरे नाम पर थी। क्योंकि कॉमन लॉ में ये कॉन्सेप्ट है, अगर आपने किसी के नाम पर प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी तो वो प्रॉपर्टी उसकी हो गई, उस पर आपका कोई हक नहीं है। बट इन द इक्विटेबल लॉ, इन द इक्विटी कोड्स, उसमें ये ट्रस्ट का कॉन्सेप्ट है। ट्रस्ट का कॉन्सेप्ट कैसे होता है, फॉर एग्जांपल आप किसी को अपने माइनस के लिए या किसी भलाई के लिए प्रॉपर्टी दे सकते हैं और उस प्रॉपर्टी को आप वापस भी ले सकते हैं जब भी आप चाहें। ये एक ट्रस्ट का कॉन्सेप्ट है। बट इन द कॉमन लॉ आपने एक बार किसी को प्रॉपर्टी दे दी तो वो उसका ओनर हो गया। तो इस हवाले से इसके बाद जब इस किस्म के वाक़े होते रहे, कॉमन लॉ की कोर्स जब डेवलप हुई उस दौर में, तो तब ट्रस्ट का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ और इस कॉन्सेप्ट से मैगजीम्स ऑफ इक्विटी सामने आ गई। उसके बाद हम आते हैं डेवलपमेंट ऑफ द कोड्स ऑफ द इक्विटी की तरफ, कि कोड्स ऑफ इक्विटी कैसे डेवलप हुई। इन द मिडिवल टाइम, जो पुराने ज़माने का ब्रिटिश का शुरुआती दौर था, उसमें सिर्फ एक ही किस्म की कोड थी, उसका नाम था कॉमन लॉ कोड्स। कॉमन लॉ कोड्स जो थी वो अकॉर्डिंग टू प्रेसिडेंट्स चलती थी, अकॉर्डिंग टू प्रीवियस जजमेंट्स ऑफ द जूरिस चलती थी, जो कि इंतहाई रिजिड प्रोसेस था। अगर किसी प्रेसिडेंट में कोई चीज़ लिखी हुई है तो आपको फॉलो करनी ही करनी है। तो इसमें यह होता था कि जिसको भी कॉमन लॉ कोड से रिलीफ नहीं मिलता था तो वो अपील डायरेक्ट कर देता था टू द किंग,
बादशाह के पास अपील कर देता था। फिर बादशाह के पास जब बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस आना स्टार्ट हो गई, वो फैसलों को ना सुन पा रहा था कम वक्त में, तो बादशाह ने अपना वो पावर जो है डेलीगेट कर दिया टू द लॉर्ड चांसलर। लॉर्ड चांसलर, वहाँ पर एक चांसलर था जो कि बादशाह के सेक्रेटरीट का मेंबर था। उसको ये पावर डेलीगेट कर दिया कि जो भी कॉमन लॉ में अगर किसी को रिलीफ नहीं मिलता तो इक्विटी कोर्ट में आप उसका फैसला करोगे कि इक्विटी इस बारे में क्या कहती है। यहाँ से जब वो चांसलर इस किस्म के फैसले करने लगा तो उसको उस कोर्ट को एक नाम दिया गया। उस कोर्ट का नाम था कोर्ट ऑफ चांसरी। उसके बाद यह सिस्टम चलता रहा। फिर दो पैरेलल सिस्टम्स एक साथ चलते थे। किसी को इक्विटी के कोर्ट में अगर रिलीफ नहीं मिलता था तो वो कॉमन लॉ कोर्ट में जाता था। अगर किसी को कॉमन लॉ कोर्ट में रिलीफ नहीं मिलता था तो वो इक्विटी कोर्ट में जाता था। फिर आगे चलकर दो ऑटोनोमस सिस्टम्स चलने लगे। तो किंग ने ये डिसाइड किया कि क्यों ना हम इन दोनों को मर्ज करें, दोनों को हम अलग अलग नहीं चला सकते। तो इसीलिए जब कहीं भी कॉमन लॉ और इक्विटी के कोर्ट्स होते हैं तो अब दोनों मर्ज होते हैं। जब भी कोई जज फैसला करता है वो प्रेसिडेंट को भी देखकर फैसला करता है और इक्विटी को भी देखकर फैसला करता है कि हालात क्या कहते हैं। इसी बात पर जो उस वक्त का अटॉर्नी जनरल था, उन्होंने एक मैगजीन ऑफ इक्विटी दिया कि वेयर देयर इज conflict between common law and equity will prevail। कि जब कहीं भी कन्फ्लिक्ट होगा कॉमन लॉ और इक्विटी के बीच में, तब हम किस चीज़ को आगे रखेंगे, किस चीज़ को प्रिवेल करेगी, कौन सी चीज़ प्रिवेल करेगी, इक्विटी प्रिवेल करेगी। ट्रस्ट का भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया कि ट्रस्ट का कॉन्सेप्ट क्या है। वो सारा मैंने आपको एग्जांपल दे दिया कि कैसे कोई अगर ऐसी हालात में अपनी प्रॉपर्टी किसी को दे के जाता है फॉर द ट्रस्ट, फॉर द वेलफेयर ऑफ लीगल हेयर्स, तो ये होता है ट्रस्ट का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको ट्रस्ट एंड डेवलपमेंट ऑफ इक्विटी कोर्ट्स समझ आ गई होगी। और इसी के बाद अब हम जो स्टार्ट करेंगे मैगजीन्स ऑफ इक्विटी पढ़ेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से, क्योंकि ये जो हमारा चैप्टर जो रिगार्डिंग मैगजीन्स ऑफ इक्विटी है। आई होप आप सबको हमारा ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो काइंडली लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।